हाँ, ये बहुत दिनों के बाद आवाज नसीब हुई है। वालेकुम अस्सलाम। खैर मंसूर साहब की। जी जनाब, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। बस मिस किया एक दो सेशन में आपको। और बाकी एमन जी, से। मैंने भी मिस किया आप लोगों के साथ बैठना, गुफ्तगू करना और सीखना। बस बहुत बहुत ज़्यादा मूवमेंट रही है मेरा ये लास्ट मंथ, तो बस बहुत ज़्यादा मूवमेंट में गुजर गया, काम में और मूवमेंट में। नहीं माशाल्लाह, फिर भी आपकी ग्रिप मैंने देखा कि अल्लाह ने आपको अच्छी दी हुई है कि याद फिर आपकी पुरानी जो मेहनत है वो काम आ गई। बस कुछ ऐसे ही शायद हो गया है, जो पिछले महीनों में ज़रा कुछ वक्त मिल गया था तो उसमें मैंने टाइम लगाया, और इनफैक्ट ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो टाइम अवेलेबल है उसको यूटिलाइज कर लें, क्योंकि मसरूफियात का पता नहीं होता कि कब आप अचानक मसरूफ हो जाएं बहुत ज़्यादा, तो फिर मुश्किल हो जाती है। हाँ जी जी, चले अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। जज़ाक- माशाल्लाह, अहमद भाई हैं। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम। जी क्या हाल है आप लोगों के? वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, सो लास्ट कपल ऑफ वीक मैं ज़रा आउट ऑफ टाउन भी था और थोड़ा बिजी भी चल रहा था, तो बिल्कुल ही आउट ऑफ टच था मैं। आई होप के एक क्लास मिस हुई हमारी, और के अलावा मुदस्सिर भाई ने एक क्लास ली थी, राइट? यस सर। ओके, सो हम वेब 3 कर चुके हैं, रिएक्ट भी शुरू कर चुके हैं। आई थिंक वी सर आर ऑन यूज कॉन्टेक्स्ट और समथिंग लाइक दैट। जी सर। यस सर। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी हाँ बिल्कुल जी सही सर। आ रही है। सर, इसमें हमने लास्ट में एक हुक हमने किया था, जी जी बोलें। उसके अंदर रिएक्ट के अंदर हमने रिएक्ट बेसिक उसको इनिशिएट करना हमने सीख लिया था। उसके बाद फिर एक हुक बना लिया था और उसको फिर रेंडर करा लिया था, उसको हमने मेन इंडेक्स फाइल के अंदर, ये हमने तब तक किया था। ओके, अच्छा उससे पहले हमें एक काम करना था, और वो ये था कि हमने वेब 3 लर्न कर लिया था, ठीक है। हमने ये देख लिया था कि वेब 3 कैसे काम कर रहा है, कैसे इंटरेक्शन करनी है हमें। हमने कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन, ट्रांजैक्शन की क्रिएशन, और इसके अलावा जो है वो जितनी भी वेब 3 के साथ इंटरेक्शन होनी है, ठीक है, वो हमने देख ली थी। तो उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था एक्सपेंस ट्रैकर का। हमारे बूट कैंप में भी उसका जी लिंक आपको लास्ट ईयर के जी लास्ट ईयर हमने देखा था उसको, उस पर काम कर नहीं सके थे लेकिन देखा था उसको। यस तो देखिए उसमें है क्या कि वो एक्सपेंस ट्रैकर की जो ऐप है, उसका लिंक मैं 1 मिनट आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कीजिए। बूट कैंप में आपको मिल जाएगा उसका लिंक एक्सपेंस ट्रैकर का। अच्छा, अब हमें करना क्या है उसके अंदर? करना ये है हमें कि वो जो बूट कैंप के अंदर एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप है, ठीक है, वो नॉर्मल बनी हुई है और रिएक्ट नहीं है उसमें भी फिलहाल, मतलब वो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की ऐप है। उसी ऐप को हमें कन्वर्ट करना है डैप के अंदर। समझ रहे हैं आप? यस सर। जी सर, ठीक है। तो उससे होगा ये कि जो वेब 3 के कॉन्सेप्ट है ना, वो बड़े क्लियर हो जाएंगे आपको। जिसमें करना क्या है, उसमें करना ये है कि एक्सपेंस ट्रैकर की जो ऐप है, वो ऑलरेडी उन्होंने यूआई वगैरह सारी बनाई हुई है। सो यूआई वगैरह पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको अकाउंट्स लेके आने हैं, जो एक्चुअल करंट अकाउंट है। उस अकाउंट के साथ एक्सपेंस जो है वो ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो बेसिकली ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा हो आपकी। एक मिनट, आई थिंक आई हैव नॉट enabled the recording. Recording in progress. ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम।
जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे मुदस्सिर? जी सर ठीक। हाँ सर, होस्ट मुझे को होस्ट बना देगा। ओके मुदस्सिर अच्छा, मंसूर वो साहब, ये जो रिकॉर्डिंग ऐप स्क्रीन है, आप कौन से? जो एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप है, थैंक वो यू। आपका बेसिकली असाइनमेंट रहेगा, ठीक है, कि आप उसको जो है वो खुद से कर लें। उसमें फिर जो प्रॉब्लम हो या मुश्किल हो, फिर हम उसको देख लेंगे कि क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आपसे सॉल्व नहीं हो रही, फिर वो हम उसको देख लेंगे। तो अगेन जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल आपको बनी बनाई मिलेगी उसमें। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना, थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ेंगी, बट बाकी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। अगर आप एचटीएमएल सीएसएस भी अपनी लिखना चाहते हैं तो आप लिख लें, लेकिन मेरे हिसाब से जो उसका मेन पॉइंट है और पर्पस है वो असाइनमेंट का, वो ये है कि आप इंटरैक्शन कर सकें अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ। सही है? तो ये एक एक्सपेंस ट्रैकर का जो एक्सपेंस ट्रैकर का जो असाइनमेंट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ। मुदस्सिर, इसका असाइनमेंट जो है वो बना दीजिएगा गूगल जी क्लास के सर। ऊपर। और एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप का जो लिंक है, जो कि हमारे बूट कैंप में भी अवेलेबल है, वो लिंक दे दीजिएगा, ठीक है? ओके। अच्छा, अब करना क्या है कि एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप आप पहले तो उसके साथ नॉर्मल वेब3 के साथ उसको आप इंटरैक्ट करेंगे और वो एक पूरी एप्लीकेशन बना देंगे। फिर हम उस एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप को आगे, जब ये हम रिएक्ट क्योंकि अभी कर रहे हैं, तो 1-2 क्लासों में हमारा रिएक्ट और ये सारी यूज़ कॉन्टेक्स्ट एपीआई ऐड हो जाएगी। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे जो है वो हम एक्सटर्नल लिंक जो है वो कॉल करा सकते हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है? तो वो आपको पता चल जाएगा, तो फिर आप उस एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप को कंप्लीटली हम ट्रांसफॉर्म करेंगे रिएक्ट के अंदर, ठीक है? तो जो हमारा एंड ऑफ दिस ये पूरा जो सेशन है, जो एंड होगा, वो बेसिकली एक्सपेंस ट्रैकर की ऐप के ऊपर होगा, जब हम उसको ट्रांसफॉर्म कर चुके होंगे रिडक्स के अंदर, रिडक्स टूलकिट्स के साथ। इसके अलावा यूज़ कॉन्टेक्स्ट के साथ हम पहले करेंगे, फिर रिडक्स टूलकिट के साथ करेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो इसको फिर ड्रिज़ल के साथ भी करके देख लेंगे। सो ठीक है, तो ये हमारा एक्चुअल आगे की क्लासेस का रोड मैप है। यहाँ तक कोई सवाल? सर अभी करंटली हम ये वेब3 को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अभी वो नहीं सीखेंगे। अभी आप क्या कह रहे हैं? अभी क्या करेंगे? सर वेब3 को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट करके तो नहीं, देखिए, अभी आपको एक काम ये करना है। अभी तो हम रिएक्ट को देख रहे हैं कि रिएक्ट कैसे काम करता है, ठीक है? क्या उनके पर्पसेस हैं, क्या फंडामेंटल्स हैं उसके, ठीक है? फंडामेंटल्स हमने पढ़ लिए ऑलमोस्ट। अब हम बेसिकली हुक्स वगैरह देखेंगे उसके अंदर, ठीक है? सो ऑब्वियसली आपको जो है वो रिएक्ट की बहुत सारी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको रिएक्ट जो है वो समझ में आएगा। बूट कैंप को फॉलो करें बिल्कुल। उसमें बूट कैंप के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो फास्ट फॉरवर्ड बताई गई हैं, उनको भी देख लें, ठीक है? तो रिएक्ट जो है वो बेसिकली फ्रंट एंड लाइब्रेरी है डैप बनाने के लिए, उसका एक्चुअल ब्लॉकचेन से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है? वो तो आपको जब भी आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपको वो ऑब्वियसली कोई ना कोई टूलकिट तो चाहिए होगी एचटीएमएल सीएसएस लिखने के लिए। आप चाहें तो अपनी एप्लीकेशन सादी सी एचटीएमएल सीएसएस में बना लें, जो अभी आप करेंगे। एक्सपेंस ट्रैकर में आप क्या करेंगे, एक सिंपल एचटीएमएल सीएसएस की एप्लीकेशन को आप ब्लॉकचेन में डैप्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है? ये पहला आपने काम कर लिया। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए फ्रंट एंड को आप रिएक्ट और एचटीएमएल रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट का फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर फिर आप बहुत सारा डायनामिसिज्म कर सकते हैं, पूरी एक जो है वो सिंगल पेज एप्लीकेशन स्पैम बना सकते हैं, ठीक है? और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है? फिर आगे जाके आपको फिर लाइव डेटाबेस आप यूज़ कर सकते हैं, सर्वरलेस एप्लीकेशन बना सकते हैं विद बेसिकली डैप। तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर सकते हैं। सर अगर आपको मतलब इतना पता चल जाए ना कि रिएक्ट के अगर हमने गेट बैलेंस करना तो रिएक्ट के अंदर उसको कैसे कॉल करेंगे, उसको वेब3 के मेथड। यार मुझे आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। सर जो मैंने रिएक्ट ऐप बनाई हुई है, जो मैंने चैट में शेयर की, आप चेक कर लें, यही वाली है जो आप कह रहे हैं। बेसिकली एप्लीकेशन यही है, लेकिन वो वेब3 के साथ कनेक्टेड होगी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से। अब वो रिएक्ट पे नहीं बनानी है, वो सिंपल एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट पे बनानी है, जो सर कह रहे हैं। देखिए, पहला काम बड़ा आसान है। डोंट गो फॉर रिएक्ट, डोंट ओवर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? पहला क्या है, जो एक्सपेंस ट्रैकर का एक्चुअल बना हुआ है वो ऑलरेडी एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है, ठीक है? उसको रन करके आप देखें,
उसके अंदर आप जो Web3 लर्न किया हुआ है आपने, ठीक है, हमने जो ट्यूटोरियल फॉलो किया था, उस Web3 को आप यहाँ पे उसको आप बेसिकली क्या करेंगे, उसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो Web3 जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एक्सपेंस ट्रैकर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। उस कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद आप बेसिकली क्या करेंगे, Web3 के साथ उसको इंटरेक्ट कर बेसिकली कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम करना है, बहुत ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करें। अभी आप रिएक्ट में जाएंगे तो आपको Web3 के जो कॉन्सेप्ट है वो रह जाएंगे, ठीक है। तो पहले इसकी प्रैक्टिस कर लें। एक्सपेंस ट्रैकर की एक ऐप है, आप कोई और ऐप भी बना सकते हैं, ठीक है। Web3 को लेके आप दूसरी ऐप्स को बनाएं, दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को बनाएं। जैसे आपने कोई ERC-20 बनाया हुआ है तो उसका जो है वो कोई एक सिंपल सा HTML CSS बनाएं और उसको जो है वो फ्रंट एंड से डिप्लॉय करवा दें, ठीक है। ERC टोकन ऑटोमेटर कुछ बना दें, ERC-20 टोकन का ऑटोमेटर बना दें, तो वो क्या करेगा कि वो टोकन जनरेट कर देगा। या इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं छोटी-छोटी जो बेसिकली आपको रॉ Web3 बताएगी, ठीक है। Web3 भी कर सकते हैं आप, और अगर आप चाहें तो ether.js भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो आप दोनों को साथ भी पैरेलल लेके चल सकते हैं कि ether.js पे बनाएं और फिर Web3 पे बनाएं। उससे होगा क्या कि आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि कौन सी चीज ether.js में इजी है, कौन सी चीज Web3 में इजी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बेसिकली प्रोवाइड करेंगी और आपके कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़े बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। तो जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगी या करेंगे आप लोग, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, उतना ज्यादा ये चीजें क्लियर होंगी। क्योंकि अब एज अ ब्लॉकचेन डेवलपर जो है ना, आपको 3 से 4 चीजों में खेलना है। पहले तो आपको सॉलिडिटी बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लिखना आना चाहिए, फिर आपको एप्लीकेशन बनाने के लिए HTML CSS भी आनी चाहिए, रिएक्ट भी आनी चाहिए, रिएक्ट के डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं वो भी आने चाहिए। दिस विल कॉल अ फुल स्टैक डेवलपर, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली ब्लॉकचेन के अंदर फिर बहुत सारी चीजें हैं। ब्लॉकचेन के अंदर फिर आपको ऑरेकल पता होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस पता होना चाहिए, व्हिच बेसिकली कवर अप इन नेक्स्ट क्वार्टर के भाई DeFi क्या है, DeFi को कैसे करते हैं, स्टेबल कॉइंस क्या है, दूसरे कंपाउंड्स क्या हैं, ये सारी चीजें क्या है। सो देयर इज लॉट्स टू लर्न, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें लर्न करनी है। अभी हम अभी बेसिक्स पे हैं, तो बेसिक्स को बेसिक्स की तरह करें, उसको ओवर कॉम्प्लिकेटेड ना करें। ओवर कॉम्प्लिकेटेड करेंगे चीजों को तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजों में आप जाते जाएंगे, फिर उसको मतलब नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, आप उनको समझने में जो है वो जो एक्चुअल चीज है उसको छोड़ देंगे आप। क्लियर है सवाल? क्लियर है सर। ओके गुड। थैंक यू। तो एक्सपेंस ट्रैकर की जो ऐप है वो आपको अपना मुदस्सिर जो है वो शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम के साथ, ठीक है जी सर। तो वो आप देख लीजिएगा। और उसके बाद अभी आज जो हम रिएक्ट के अंदर जो है वो यूज कॉन्टैक्ट्स API करेंगे कि किस तरह से यूज होती है, किस तरह क्या है उसका पर्पस, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कोई अगर ऑब्वियसली हमारी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने रिएक्ट की हुई है, तो कोई अगर बताना चाहे यूज कॉन्टैक्ट्स API वगैरह के बारे में तो वो बता सकते हैं, कोई भी जिनको ऑलरेडी जो है वो इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो हम उनके एक्सपीरियंस से भी फायदा ले लें। तो मुदस्सिर आप स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे? जी सर, एक सेकंड। ओके, बाकी किसी क्लास में कोई और जो यूज कॉन्टैक्ट्स API के बारे में बताना चाह रहा हो कि क्या है, किस तरह से यूज करते हैं, क्या पर्पस है उसका। थोड़ा सा हुक्स के बारे में भी बता दें कि रिएक्ट के हुक्स क्या होते हैं, और हुक्स जो है वो बेसिकली क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल जावास्क्रिप्ट। मुदस्सिर आप पोस्ट में हो गए हैं? हाँ ठीक है, जी सर कॉन्टेक्स्ट API हम यूज करते हैं जब हमने, यानी उसका वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ये है कि जब हमने अक्रॉस कंपोनेंट कुछ डेटा शेयर करना हो। एक कंपोनेंट के पास कोई डेटा है यानी उसका पहले एक तरीका तो होता था, हम प्रॉप्स ड्रिलिंग किया करते थे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। लेकिन फिर एक ये कॉन्टेक्स्ट API हमें ये एक सॉर्ट ऑफ कंटेनर प्रोवाइड कर देता है। उस कंटेनर के अंदर हम जितने कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे उन सारे कंपोनेंट्स को एक सॉर्ट ऑफ ग्लोबल स्टेट मिल जाएगी या ग्लोबल वेरिएबल्स मिल जाएंगे जिनको वो सारे कंपोनेंट्स यूज कर सकेंगे। ठीक है। सो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट API जो है वो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहे हैं
अपनी एप्लीकेशन को। अच्छा, ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना क्या होता है, ये कुछ किसी को पता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? एप्लीकेशन के अंदर डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? देखिए, कॉन्टेक्स्ट जो है ना, वो बेसिकली क्या करते हैं कि आपको एक सॉर्ट ऑफ इसको ये कह लें कि एक मेमोरी एरिया देते हैं जहां से लोग शेयर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि एक अगर मैं एक फंक्शन की बात करूं, ठीक है, तो उस फंक्शन का एक जो वेरिएबल्स हैं उसके कोई स्कोप होते हैं। वो स्कोप क्या कहलाते हैं कि वो स्कोप उसकी लाइफ लाइन डिफाइन करते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है इस वेरिएबल का, पर्टिकुलर वेरिएबल का, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, उससे उसकी लाइफ जो है ना वो पता चलती है और उसकी अवेलेबिलिटी पता चलती है कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल हो। ये बात समझ में आती है आप सबको? तो ये कहते हैं, हम इसको स्कोप कहते हैं कि भाई एक वेरिएबल का स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप क्या है? क्या वो फंक्शन लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, क्या वो मेन लेवल पे डिफाइन किया हुआ है, क्या वो क्लास लेवल पे डिफाइन हुआ है, ठीक है, क्या वो किसी लूप के अंदर डिफाइन हुआ है। ठीक है, तो लूप की बॉडी में अगर किसी कोई वेरिएबल डिफाइन हुआ है तो उसका कॉन्टेक्ट उसका स्कोप जो है वो उसकी बॉडी तक। ये बात क्लियर है? तो इसी तरह से स्कोप को अगर हम एक दूसरे लेवल पे देखें, एप्लीकेशन लेवल पे, तो वहां पे आ जाते हैं कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अब आप किस कॉन्टेक्स्ट में वेरिएबल को स्टोर कर रहे हैं तो उसकी लाइफ जो है ना वो उसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से तय होगी। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे अगर मैं उसको एनालॉजी दूं उसकी, तो जो हमने स्कोप वेरिएबल के स्कोप की बात की, तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारे पे क्या होता है कि पेज लेवल का कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, पेज लेवल का मतलब है एक पेज के लेवल का कॉन्टेक्स्ट, कंपोनेंट लेवल का कॉन्टेक्स्ट हुआ, फिर पेज लेवल का कॉन्टेक्स्ट हुआ। पेज लेवल का मतलब क्या है कि उस पेज के अंदर जितनी भी चीजें हैं उसमें वो अवेलेबल होगा। एक होता है सेशन लेवल, यानी कि यूजर जो है, यूजर जब तक इंटरेक्शन कर रहा है उसकी सेशन लेवल के ऊपर, यानी कि यूजर का जो सेशन बना है सर्वर के साथ उसके सेशन लेवल का कॉन्टेक्स्ट है। एक है एप्लीकेशन लेवल का कॉन्टेक्स्ट, यानी कि ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसमें आप बेसिकली क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं बेस्ड ऑन उस स्टोर डेटा की आपको कहाँ कहाँ जरूरत है उसके हिसाब से। ठीक है, हर डेटा जो है वो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा, हर डेटा जो है वो सेशन कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा, हर डेटा जो है वो पेज कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट की एक्चुअल डेफिनेशन है कि आप एक्चुअल वेरिएबल को या जो डेटा स्टोर कर रहे हैं, जो आपको शेयर करवाना है, उसको किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होते हैं। इसी तरह से रिएक्ट के अंदर, ये तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन बताई है, रिएक्ट का यूज कॉन्टेक्स्ट जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है कि यही काम कर रहा है, लेकिन वो उस पेज लेवल पे या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन लेवल पे। ठीक है, आप मल्टीपल एप्लीकेशन, माइक्रो एप्लीकेशन बना सकते हैं तो मल्टीपल एप्लीकेशन हो जाएगी, तो हर एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट उसके साथ है। So again, this is something advanced, but you can do it. You can basically create multiple application within one application. एक स्पार्क के अंदर, एक सिंगल पेज एप्लीकेशन के अंदर आप मल्टीपल एप्लीकेशन बना सकते हैं, जिसको हम माइक्रो एप्लीकेशन कहते हैं या माइक्रो फ्रंट एंड एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर होता क्या है कि आप डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, जबकि यहाँ अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, सपोज मैंने एक्सपेंस ट्रैकर बनाया, ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर अगर मैं बनाता हूँ तो वो एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है, उसका एक यूज कॉन्टेक्स्ट होगा जो कि बेसिकली वैल्यूज को स्टोर कर रहा होगा। उस कॉन्टेक्स्ट में जितनी भी वैल्यू होगी वो सारे कंपोनेंट शेयर करता हूँ। तो ये है इसका बैकग्राउंड। ठीक है, कि इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और कॉन्टेक्स्ट जहां भी आए तो ये समझ लें कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हम ऑलवेज शेयर्ड स्टोरेज की बात करते हैं जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है जी, कोई सवाल? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है मुदस्सिर, ओके, आप तकरीबन जी। अच्छा, तो लास्ट क्लास में जो हमने यूज स्टेट कवर कर लिया था, सही है। पहले तो अभी हम यूज इफेक्ट यूज करते हैं, सही है, कि उसका पर्पस क्या है यूज इफेक्ट का, एपीआई फैच किस तरीके से होती है, सही है। फिर हम मूव करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे, सही है। तो पहले कोई बताएगा कि यूज इफेक्ट है क्या रिएक्ट में, जिसने वर्क किया हो यूज इफेक्ट पे, सही है, कुछ आइडिया है, कोई बताना चाहेगा? ओके, तो बेसिकली यूज इफेक्ट ये है कि हमें जब भी एपीआई फैच करनी होती है, तो ये या कुछ कंपोनेंट्स हमें जब डाटा रेंडर करवाना होता है तो वहां पे हमें यूज इफेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो ये तो इसकी अभी एक
सिंपल हमने अभी रिएक्ट ऐप क्रिएट की है, सही है। फालतू चीजें इसमें हटा देते हैं। सॉरी सर, आपको कट कर रहा हूँ, थोड़ा जूम करते हैं स्क्रीन को प्लीज। सही है, प्लीज सर, थैंक यू। मुदस्सिर, जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है वो ये मैं क्लैरिफाई या थोड़ी आपसे वेरिफिकेशन चाहता हूँ कि यूज इफेक्ट बेसिकली जिस वक्त भी हमारा पेज रेंडर होता है तो यूज इफेक्ट भी कॉल होता है, और हम लेकिन उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, यानी इट्स लाइक ऑन एवरी पेज लोड या ऑन एवरी री रेंडर ये होता है, ऐसा ऐसा ही बिल्कुल। कुछ सा है ना? हाँ, ये बेसिकली ट्रिगर करता है, सही है। अब आप इसको चाहें तो ऑन पेज लोडिंग पे ट्रिगर, वो तो डिफॉल्ट होगा, सही है। हाँ। लेकिन आप इसको किसी स्टेट के साथ भी हुक कर सकते हैं कि वो उस स्टेट के अपडेट होने पे यूज इफेक्ट Exactly. ट्रिगर हो जाए, सही है। बिल्कुल। सपोज करते हैं कि आपके पास कोई बटन है, सही है, आप उस बटन पे क्लिक करवाने के बाद वैल्यू फैच करेंगे, सही है। तो अब एक तो तरीका ये है कि आप उस बटन के जो एक फंक्शन बना है उसके जरिए आप एपीआई से डाटा फैच कर लें, या फिर उस पे आप स्टेट अपडेट हो रही हो और वो स्टेट इसके यूज इफेक्ट के जो स्क्वायर ब्रैकेट है, सही, यहाँ पे आपने लिखी है, सही है। तो उससे होगा ये कि वो यूज इफेक्ट ट्रिगर हो जाएगा जब भी वो स्टेट अपडेट होगी, सही है। तो डिपेंड यहाँ ऑन हम सिनेरियो। डिपेंडेंसीज उसकी बता देते हैं ऐसा। यस। अच्छा अच्छा, हमारे पास एक सिंपल एपीआई है, पहले हम एपीआई देख लेते हैं। एपीआई क्या है हमारे पास। एक सेकेंड, इस पे सही दिखेगी। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल एपीआई है, सही है। अब एपीआई हमें क्या रिटर्न कर रही है, लिस्टिंग रिटर्न कर रही है रेडिट की पोस्ट का, सही है। सर थोड़ा जूम करना पड़ेगा थोड़ा सा। सही है। अब ये एक ऑब्जेक्ट आ रहा है एपीआई में से, सही है। उस ऑब्जेक्ट को जब हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो उसमें एक की मौजूद है चाइल्ड की, जब हम उसको डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमारे पास एक एरे आ रही है, सही है। उस एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, सही है। अब वो इंडेक्सिंग वाइज हमारे पास लिस्ट हुए हैं, सही है। अगर हम 5 पे जाते हैं, 5 इंडेक्स की, तो वहां पे भी एक और डाटा, उस डाटा में उस रेडिट पोस्ट के डिटेल्स मौजूद है, सही है। तो एक सिंपल सी एक पब्लिक एपीआई है, इसको हम फैच करेंगे और इसको हम मैप करवाएंगे, मैप से मुराद है कि रेंडर करवाएंगे अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में, सही है। सही है। हमारे पास ये क्या नाम है इसका, एपीआई फैच हो गई है, सही है। अब एपीआई फैच तो हो गई हमारे पास, अब हमें इसको जेसन में कन्वर्ट करना होगा, सही है। जेसन में इसी तरीके से होगी। ओके, अब वेट लगेगा, लेट मी चेक। यस। अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा है, फैच बेसिकली जावास्क्रिप्ट ECMAScript में हमारे पास एक कीवर्ड आया फैच का, सही है। तो उसमें होता क्या है कि आपको कोई भी एपीआई, अगर गेट एपीआई फैच करनी है, सही, उसका रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप उसको कीवर्ड को यूज करते हैं और ये एसिंक्रोनस वर्क करता है, सही है। अब मैंने यहाँ पे लगाया अवेट। अवेट क्या कर रहा है, ये एसिंक्रोनस
है, सही है, जब तक रिस्पांस नहीं आएगा एपीआई से ये तब तक वेट करेगा। क्यों? क्योंकि एपीआई से रिस्पांस आने में टाइम लग सकता है, सही है, कुछ सर्वर आपके फास्ट हैं, कुछ सर्वर स्लो हैं, सही है, तो वो डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्या है। लेकिन ये जब तक आगे नेक्स्ट लाइन पे कोड नहीं जाएगा, जब तक इसको फैच डाटा में वैल्यू नहीं मिलती, सही है, जब इसको वैल्यू मिलेगी तो ये नेक्स्ट लाइन पे कोड जाएगा और उसको फिर ये जेसन में कन्वर्ट कर रहा है। जेसन में क्यों कन्वर्ट कर रहा है? अगर मैं जेसन में कन्वर्ट नहीं करूं तो ये मुझे सिर्फ पूरे हेडर्स के साथ पूरी एपीआई का रिस्पॉन्स दे रहा है, सही है, मुझे पूरी डिटेल बता रहा है कि भाई हेडर्स में ये है, यूआरएल है, सही है, मुझे ये सब चीज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसका डाटा चाहिए। तो मैंने उसको जेसन में कन्वर्ट किया ताकि मेरे पास जेसन है। अब जेसन जब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ तब भी मुझे अवेट लगाना पड़ा। अवेट क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न हुआ है मेरे पास अभी भी, सही, ये मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो जब अगर प्रॉमिस रिटर्न करे तो मुझे वहां पे अवेट लगाना पड़ेगा ताकि मेरे पास एक्चुअल डाटा है जो मुझे चाहिए, सही है। अब मेरे पास वही डाटा आ रहा है जो हमारे पास एपीआई से रिटर्न हो रहा था, सही है। अगर हम इसको कंसोल में देखेंगे तो हमारे पास यही डाटा आ रहा है, सही है। अगर मैं इसको डिस्ट्रक्चर करता तो मेरे पास उसमें चिल्ड्रन आ रहे हैं, चिल्ड्रन में मेरे पास एरे, सही है, और फिर मैं उसको और डिस्ट्रक्चर करा तो मेरे पास यहाँ पे ये डाटा पूरा मौजूद है। कोई सवाल यहाँ पे? ओके, आगे। नो सर। एक सेकेंड। अच्छा, पहले डाटा है, डाटा के बाद चिल्ड्रन है, ओके। सही है, मेरे पास पूरी एरे आ गई है चिल्ड्रन की, सही है। अब मैंने किया क्या है, मैंने इसको सिंपल ये किया है कि मैंने पहले उसको बोला कि भाई रिस्पॉन्स में जाए, डाटा में देखिए, डाटा में जाने के बाद चिल्ड्रन में देखे और ये मेरे पास पूरी चिल्ड्रन की एरे आ जाएगी। तो मेरे पास बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट्स मेरे पास आ चुके हैं, सही है। तुम यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चरिंग की है। अब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट तो आ गया है, सही। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं यहाँ पे JSX में रेंडर करूँ, वो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे इसके लिए एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी ताकि उसमें ये ऑब्जेक्ट जो है पुश हो जाए, सही है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि मेरे पास जो भी फैच डाटा में वैल्यू रिटर्न हुई इन दी एंड, जो डिस्ट्रक्चर होने के बाद, वो मैंने कहा कि यार इसको यूज स्टेट में पुश करा दो, सही है। अब मैं इसको पोस्ट को अगर कंसोल करवाऊंगा तो ये मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी, सही है। पोस्ट में मेरे पास वैल्यू आ गई है। कोई सवाल यहाँ तक? कौन सा? चलें आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सर ये जो वेरिएबल हम पोस्ट यूज किस कर लिए रहे हैं, इस्तेमाल फेच डेटा का जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं वो एक ही नाम से यूज कर रहे हैं, तो इसमें बार बार वैल्यू रीअसाइन हो रही है। जी, वेल, तो लास्ट हम जब भी फेच डेटा करेंगे तो ये फेच डेटा डॉट चिल्ड्रन लेके आएगा। जरूरी नहीं है। अगर यहाँ पे मैं असाइन कर देता हूँ कि इस तरीके से मैं कर दूँ, सही है, और मैं इधर से डिस्ट्रक्चर करूँ तब भी ये वैसे ही हो जाएगा। और मैं इसको भी चाहूँ तो एक और वेरिएबल का नाम दे दूँ, सही, और फिर मैं इसको यहाँ पे असाइन कर दूँ। तो ये भी इस तरीके से भी हो सकता है कि हर एक स्टेप पे मैं वेरिएबल डिफाइन करूँ, सही है, तो वो थोड़ा सा लंबा काम है। लेकिन इससे बेहतर यही था कि मैंने एक ही वेरिएबल को डिफाइन किया, क्योंकि वो लेट है, कॉन्स्ट नहीं है, सही है। तो मैं उसी को ही आगे अपडेट करता गया। अगर यहाँ पे कॉन्स्ट होता तो ये, अगर मुझे सारे वेरिएबल कॉन्स्ट रखने हैं जैसे मैंने अभी पहले किया, सही है, तो नाम चेंज करना पड़ेगा।
नाम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि वैल्यू असाइन नहीं हो सकेगी। वो मुझे मना कर देगा अगर मैं अभी करूं तो ये मुझे एरर शो कर देगा। उसने बता दिया कि आप असाइन नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट है। सही है, तो यहाँ पे लेट लगा हुआ है जिसकी वजह से इसमें वैल्यू असाइन हो रही है। दैट सिंपल। सही है। ठीक है। अच्छा, मैपिंग के बारे में किसी को पता है मैपिंग क्या होती है? फॉर लूप है सॉलिडिटी ये, वाली मैपिंग। बताएं। फॉर लूप है डाटा सर्च करने के लिए ना, जिस तरह फॉर लूप यूज करते हैं इसमें जो ना ये भी एक मैप भी इसी तरीके से यूज होता है। मैपिंग की वैल्यू पेयर में डेटा को स्टोर करती है। नहीं, अच्छा वो तो सॉलिडिटी की तो एक मैपिंग है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हमें ऑब्जेक्ट की मैपिंग करवाते हैं। सही, ऑब्जेक्ट की मैपिंग इस तरीके से होती है कि जो भी फॉर एग्जांपल ये मेरे पास अभी पूरी एक एरे आ रही है, अब मैं इसको रेंडर करवाना चाह रहा हूँ। सही है, कि मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ एक ही दफा टाइटल लिखना पड़े। जैसे इसमें अगर हम जाएं तो यहाँ पे मुझे डाटा में कुछ वैल्यूज मिलेंगी। जैसे मेरे पास ऑथर नेम आ रहा है। सही है, मेरे पास आपके टाइटल आ रहा है। तो ये अगर मुझे वो चीजें देखनी हो तो, या वो री रेंडर हो रही हो हर एक एरे ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मैप करवाना पड़ेगा। सिर्फ एक ही दफा मैं कोड लिखूंगा, वो जो भी जब भी एपीआई से इंक्रीज हो रही है, अभी 27 पोस्ट है, अभी कल सुबह हो सकता है 100 पोस्ट आ जाए। सही, उसके बाद 210 आ जाए, उसके बाद हो सकता है सिर्फ एक ही पोस्ट बचे। सही है, तो वो डायनेमिक खुद ही एडजस्ट होता रहे उस एरे की लेंथ पे। सही है। ये इट्स लाइक जैसे फॉर ईच का लूप होता है कई जगहों पे। फॉर ईच का लूप जिस तरह लगाते थे कि जितने आपके एलिमेंट्स हों हर एलिमेंट के लिए एक दफा लूप लगे, तो मैप का फंक्शन भी इसी तरह ही करता है। बिल्कुल। अच्छा, सबके T3 है तो कुछ और रेंडर करवाता हूँ। डॉट डाटा। सर एक क्वेश्चन पूछना था रिगार्डिंग ये जो इफ एल्स यूज कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के साथ, तो हम दूसरा सिंपल इफ एल्स नहीं यूज कर सकते इसके अंदर? कौन सा है, कहाँ है इफ एल्स? ये टर्नरी है, ये इफ एल्स नहीं है, ये टर्नरी है। सही, ये जो लाइन नंबर 22 पे जस्ट सिंगल पोस्ट लिखा हुआ है, ये कोई ग्लोबल वेरिएबल है? कहाँ पे? लाइन नंबर 27 पे? 22। सर मैं भी यही पूछ रहा था, ये इफ एल्स यूज कर रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क के साथ, ये अच्छा, ये सिंपल, इसको इस तरीके से कर लेंगे, ये सिर्फ मैप हो रहा है। सही, ये मैंने इसकी लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि अगर मैं इसको, चलो मैं इसको कंसोल करता हूँ पहले। सही है, अब इस चीज को समझेगा कि हो क्या रहा है अभी। यूज स्टेट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड। सही है, क्यों? क्योंकि यूज फैक्ट खाली है तो वो उसकी वैल्यू अनडिफाइंड। अब जब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी, सही है, जब तक ये एपीआई से डाटा फैच होकर रिटर्न नहीं हो, सही है, जब ये एपीआई से डाटा फैच हुआ तो यूज स्टेट अपडेट हो गया। सही है, तो हमारे पास फिर उसमें यूज स्टेट में मतलब जो हमारी पोस्ट की स्टेट थी उसमें वैल्यू अपडेट हुई, लेकिन इनिशियल वैल्यू हमारी अनडिफाइंड थी। अगर मैं अनडिफाइंड को मैप करूंगा, सही है, और अनडिफाइंड को मैप होने के बाद डीस्ट्रक्चर कैसे होगा? अब मैंने उसको बोल दिया, सही है, इनिशियल स्टेट हमारे पास अनडिफाइंड है, सही, और मैंने उसको कह दिया कि भाई पोस्ट में जाओ और पोस्ट में जाके इसको ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर करो, वो तो कोड ब्रेक हो जाएगा। सही है, तो उसके लिए मैंने टर्नरी लगाया कि पहले चेक करें कि भाई पोस्ट डिफाइंड हो, सही है, वो अनडिफाइंड नहीं हो, वो नल नहीं हो, सही है, उसमें जीरो वैल्यू नहीं हो, वो फॉल्स नहीं हो, सही है, वो ट्रू हो, और उसमें कोई ना कोई वैल्यू डिस्ट्रक्शन होने के लिए मौजूद हो। सही है,
उसके बाद वो मैप होगा, वरना आपका कोड ब्रेक हो जाएगा क्योंकि उसकी इनिशियल वैल्यू ही अनडिफाइंड थी। तो मैंने टर्नरी लगाया, जैसे हमने लास्ट उसमें यही पढ़ा था क्लास में कि टर्नरी हम क्यों यूज कर रहे थे, जब फॉल्स और ट्रू में हम ऑब्जेक्ट डिफ के कलर चेंज कर रहे थे कि ट्रू हो तो ब्लू हो जाए, फॉल्स है तो रेड हो जाए, सही है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि ये जब ट्रू होगा तो आपके जो ऑब्जेक्ट है वो मैप हो जाए, अदरवाइज वो ब्लैंक स्ट्रिंग शो करे, सही है। तो ये सिंपल लॉजिक है। अब जब ये मैप हुआ तो मैप होने के बाद क्या हुआ, आपका जो पूरा एक ऑब्जेक्ट है वो अब सिंगल एंटिटी बन गया, सही है। तो फिर हमने उसको इजीली डिस्ट्रक्चर कर लिया, क्यों? क्योंकि ये जो चल रहा है ये पोस्ट जो हमारे पास एरे आ रही है उसकी लेंथ के हिसाब से चल रहा है, जितनी उसकी लेंथ होगी उतनी दफा ये रेंडर होते जाएगा, उसको डिस्ट्रक्चर करके वैल्यू शो करता रहेगा, सही है। अब यहाँ पे अगर हम जाएं तो हमारे पास और भी इसकी वैल्यूज आ रही है, तो ये वो भी हम देख लेते हैं। जैसे हम सिर्फ ऑथर को देखें तो ये हमारे पास ऑथर आ रहा है, सही है। तो ये मेरे पास ऑथर के साथ उसके जो ऑथर फुल नेम में ये जो भी वैल्यू फैच होता है वो मैंने इधर यहाँ पे रेंडर करवाया, सही है। तो ये एक सिंपल इसकी लॉजिक है मैपिंग की। अब इसमें चाहे इमेजेस हो तो ये हो सकता है इसमें एक इमेज का लिंक हम देख लेते हैं कि इमेज का लिंक इसमें आ रहा है। एक यूआरएल आ रहा है उसी पोस्ट का, वो हम देख लेते हैं। सही है। तो हर एक पोस्ट के हिसाब से उसका यूआरएल अब यहाँ पे मैंने मैप करवा दिया, सही है। अब यूजर उस पर क्लिक कर रहा है, क्लिक हियर पे, तो क्या हो रहा है कि वो उस पर रीडायरेक्ट कर देगा, तो जो भी उस पोस्ट के साथ लिंक अटैच था, सही है। कोई क्वेश्चन इस हवाले से? कोई सवाल, कोई चीज में समझ में नहीं आई हो? नहीं सर, समझ आ गया। ये आप लोग प्रैक्टिस करें इसकी अभी। प्रैक्टिस स्टार्ट करें इसकी, और ये कोड शेयर करें, फिर अपना ये कितनी प्रोग्रेस की स्क्रीन शेयर करके बताएगा आप लोग। कोई इशू आ रहा है तो वो भी बताएं, सही है। क्योंकि सिंपल यहाँ पे एक यही हो रहा है कि हमने एपीआई से डाटा फैच किया, फैच होगी, हमने उसको यूज स्टेट में उसको पुश कर दिया, उसके बाद हमने क्या किया, उस स्टेट से हमने ऑब्जेक्ट मैप करा दिया, सही है। अब वहां पे हमने सिर्फ सिंपल एक कंडीशन लगा दी कि स्टेट अगर अनडिफाइंड है तो ब्लैंक शो करे, अगर उसमें वैल्यू आ गई है, सही है, तो उसको मैप कर दे, सही है। अब मैपिंग में हमने क्या किया, उसकी जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू थी हमने डिस्ट्रक्ट करके बता दिया कि भाई ऑथर नेम है, फुल नेम आ रहा है, सही है। हमने एक यूआरएल भी लगा दिया कि उस पर क्लिक करके यूजर उस पर वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाए। सर अभी आप कोड की स्क्रीन थोड़ी देर छोड़ दें।
सो जिन्होंने कर लिया है वो हैंड रेज कर दें। सर मैंने कर लिया। स्क्रीन शेयर करें। स्क्रीन दिख रही है आपकी, आप वेब पेज पे जाएं। यस सर।
ठीक है साहिल। सही है। तो सर मैंने भी कर लिया। एक सेकंड। यस प्लीज शेयर स्क्रीन। मैंने कर तो लिया है थोड़ा सा, लेकिन मेरे पास एरर आ रहा है। मैं जरा चेक कर रहा हूँ कि क्या एरर आ रहा है। ओके ग्रेट। सर ये मेरे पास दो एरर आ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, और ये टर्नरी ऑपरेटर के बाद ये क्या मांग रहे हैं यहाँ पे, ये जरा कंफ्यूज कर रहे हैं। बेसिकली पहले तो आप ऊपर जो इंपोर्ट करवा रहे हैं यूज स्टेट के साथ, वहाँ पे यूज इफेक्ट भी लिख के हैं। हाँ ऊपर इम्पोर्ट, हाँ इम्पोर्ट में सही 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 ठीक। और वहाँ पे जो नीचे है वो वहाँ पे कॉलम डाल के ब्लैंक स्ट्रिंग डाल दें आप मैपिंग में, तो वो सही हो जाएगा। क्योंकि आपने उसको सिर्फ एक कंडीशन बताई है, दूसरी कंडीशन नहीं बताई। पहली कंडीशन आपने नहीं बताई कि अगर वो ट्रू हो तो ये हो, लेकिन जब फॉल्स हो तो फिर क्या होगा, वो फॉल्स वाली कंडीशन नहीं बताई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कोई एरर अगर किसी के पास आ रहा है तो वो शेयर करे, उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा ये सिंग जो आपने ऑन किया है ये गलत ऑन किया है ना आपने। बेसिकली ये ब्रैकेट की आपके पास गलती आ रही है। तो ई सिंक के जो ब्रैकेट है वो इससे, हाँ तो ये जो क्लोज हो रहा है एरो के पास पड़ रहा है, एरो के बाद क्लोज, हाँ इसको बंद कर हट। और ये दो आपने किए हैं, हाँ सही है। बिल्ड कंपाइल।
हाँ ये पोस्ट आपने उसकी स्टेट की स्पेलिंग आपने पोस्ट लिखी हुई है और आपने जो डिफाइन करवाया एस लगाया हुआ वहाँ पे, तो स्टेट में एस लगा दें या वहाँ पे आप स्पेलिंग चेंज करें। और किसी के पास कोई एरर आ तो दिखाएं अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है। सर आप हाँ वो आपकी स्पेल जो है ना स्टेट की वो स्पेल गलत है, ऊपर देखें कौन में लाइन नंबर 8 या लाइन नंबर 8, यस ये पोस्ट एस लगेगा यहाँ पे और नीचे है। हाँ ये सॉल्व हो गया, ये नीचे लाइन नंबर 16 रिफ्रेश करें। ये चिल्ड्रन आपने ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर गलत किया ना, ये फॉर्म डाटा डॉट फॉर्म डाटा क्यों है, ये इस तरीके से नहीं होगा, डॉट डाटा करके आएगा क्योंकि एपीआई में तो फॉर्म डाटा कोई ना आ रहा आपको, आपने तो एक वेरिएबल पहले ले लिया फैच डाटा, उसके बाद फॉर्म डाटा नहीं सिर्फ डाटा होगा। यस इससे सिर्फ डाटा कर दें। ऑलरेडी डाटा का डी स्मॉल लेटर्स में कर। लाइन 33 में एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी ना सर? लाइन 21 में मैप के बाद 2 ब्रैकेट्स ओपन होंगी। इधर नहीं, मैप के बाद एक मैप की अपनी और फिर यहाँ पोस्ट पे कौन हम कर रहा है? पैरामीटर को बताएंगे। अब ये नीचे आए कॉलम के पास, यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग पास करें, ऊपर एक और ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट क्लोज करें, ऊपर जाए कॉलम के ऊपर लाइन नंबर 32, हाँ एक और ब्रैकेट क्लोज करें, राउंड ब्रैकेट ही सही। npm npm स्टार्ट। so screen with browser visible or as a unhandled rejection. आपके ब्राउजर ये नहीं दिख रहा अभी, सर अब विजिबल है? फेल्ड टू फैच, रीस्टार्ट, इसको दिखाएं कोड दिखाएं।
मेरा ख्याल है यूज इफेक्ट में डिपेंडेंसीज नहीं दी चाहिए। कोड दिखा, आपका कोड नहीं दिख रहा है। डिपेंडेंसीज तो है। आपने ये लिंक वाला डाला ना, ये डबल स्लैश के से पहले डॉट क्यों लगाया? तो फैच कैसे करेगा वो रॉन्ग यूआरएल से? जाएं ब्राउज़र पे जाके चेक करें। सर हो गया फ्रेश। स्क्रीन ऑफ कर दें अब आपसे। ओके, चलें अब आगे कंटिन्यू करते हैं। काफी हमने देख लिया, सही है। अच्छा तो अच्छा, यहाँ पे अब हमारे पास एक और तरीका है एपीआई फैच करने का, सही है। अभी मैंने एक पैकेज इंस्टॉल किया है एक्सियोस, सही है। अब जैसे हमने फैच को यूज किया, ये जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्टन है, सही है। तो इसी तरीके से हम आप एक्सियोस भी यूज कर सकते हैं। अब एक्सियोस हमें थोड़ा सा और ज्यादा डायनेमिक प्रोवाइड करता है, सही है। तो अभी हम एक्सियोस को देख लेते हैं। अब एक्सियोस से अगर हमें फैच करना हो तो एक्सियोस से हम किस तरीके से फैच करेंगे, क्या प्रोसेस है उसका। मैं इसके पैकेज का लिंक शेयर कर देता हूँ चैट में। इसको आपने सिंपल ये करना है कि ये कमांड है npm i axios, सही है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही, ताकि टाइम सेव हो जाए, सही है। अच्छा तो एक मिनट, उससे पहले एक और चीज हम देख लेते हैं कि ये जो यूज इफेक्ट में स्क्वायर ब्रैकेट का काम क्या है, सही। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता हूँ तो फिर क्या होगा, सही है। कोई बताएगा कि क्या होगा फिर? सर जो स्क्वायर ब्रैकेट एरे के लिए, तो फिर एरे नहीं आएगा इसमें? एरे आएगा, एरे क्यों नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये मुझे हर थोड़ी देर बाद फैच कर रहा है। ये फैच करता रहेगा जब तक कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, सही है। अब ये कंटिन्यूअस रेंडरिंग हो रही है क्योंकि हमने उसको रोका नहीं है। कि हमने पहले बोला था कि भाई वैल्यू अगर ट्रू हो गई इसकी, बस एक सिंगल टाइम चले जब स्क्रीन रिफ्रेश हो, सही है, या स्क्रीन चेंज हो, सही है, तो उस टाइम चले। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कंटिन्यूअस चल रहा है। ये प्रोसेस क्या कर रहा है, हमेशा एक दफा फैच करता है, उसको कंसोल करके कर देता है, स्टेट अपडेट हो जाती है, सही है। तो ये कंटिन्यूअस पैचिंग पे चला गया। अब इससे फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। फायदा ये है कि भाई आपके पास कंटिन्यूअस पैचिंग आ रही है, लेकिन नुकसान ये है कि आपकी जो मेमोरी है वो फिलअप हो जाएगी। तो ये अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा तो ये मेरा ब्राउजर हैंग हो जाएगा और ये बंद हो जाएगा, सही है। तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट इसीलिए होते हैं कि हम इसको बता देते हैं कि भाई अभी ये रुक जाए, अगर इसमें एक और मैं काम कर सकता हूँ, सही है। अगर मुझे इसको रोकना हो या मुझे इसको ऑन डिमांड इसको फैच करना हो तो मैं कैसे करूँगा।
तो सिर्फ कॉमा लगेगा। सही है। अब मैंने इसको क्या किया है, जो हमारे पास यूज फैक्टर है इसको मैंने एक स्टेट से हुक कर दिया है। सही है। अब मैंने इसको ये बोला कि स्टेट जब भी चेंज हो, सही है, अभी ट्रू फॉल्स है, अगर ये ट्रू हो, ट्रू से फॉल्स हो, सही है, जब भी स्टेट अपडेट होगी तो ये दोबारा यूज इफेक्ट रन होगा। सही है। अब कंसोल में मेरे पास एक दफा आ गया कि हाँ भाई जब मैंने स्क्रीन रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास फर्स्ट टाइम ये आ जाता है कि हाँ भाई फर्स्ट वैल्यू मेरे पास अनडिफाइंड आती है, उसके बाद यूज इफेक्ट चलता है, यूज इफेक्ट के बाद वो स्टेट अपडेट हो जाती है। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बटन पे क्लिक करूंगा, सही है, तो ये मेरे पास दोबारा रेंडर होगी। सही है। अब मैं क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास दोबारा रेंडर हो जाएगा। सही है। तो ये इस तरीके से दो दफा इसलिए मेरे पास आ रहे हैं क्योंकि पहले एक तो ओल्ड स्टेट चलती है, उसके बाद ये यूज इफेक्ट चलता है और वो अपडेटेड स्टेट वापसी उसको कंसोल करवा रहा है। ये तो बेसिकली यूज इफेक्ट एक ही दफा चल रहा है हमारे पास। सही है। तो ये हम इसको किसी भी स्टेट से हुक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ सिंपल नहीं है सिर्फ एक ही स्टेट हो, यहाँ पे आप मल्टीपल स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। सही है। और इसको मैं मल्टीपल स्टेट से हुक कर सकता हूँ। बेसिकली ये अरे है हमारे पास जो कि डिपेंडेंसी अरे कहलाती है। ये यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी हम इसमें बताते हैं कि किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है यूज इफेक्ट। अच्छा, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें ये सिंपल देखना है कि हम एक्सियोस को यूज करते हुए किस तरीके से एपीआई फैच करेंगे। पैकेज इंस्टॉल कर लिया आप लोगों ने, मैंने लिंक शेयर किया है, उसको इंस्टॉल कर लें तो उसकी इसके बाद हम कौन उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जी जी कर हो लिया गया इंस्टॉल। इंस्टॉल। बस यही फर्क आएगा उसमें, और कुछ भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ बता दिया कि एक्सियोस, सही है, अब एक्सियोस पैकेज है उसमें जाए और उसमें जो उसका मेथड है वो गेट यूज करे। गेट क्या होता है, एपीआई की 4 टाइप्स होती है, गेट, पुश, पुल और डिलीट। सही है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी जो है गेट है। सही है। तो यहाँ पे मैं अभी सिर्फ इसको गेट में यूज करूंगा और तो मेरे पास ये क्या एरर दे रहा है, अच्छा यहाँ पे भी एन लगाओ। ओके। एक सेकेंड। ओके, लेट मी चेक सेशन। ओके, अच्छा तो यहाँ पे हुआ ये कि जब मैंने इसको गेट किया तो ये जो मेरे पास रिस्पांस आया, उस रिस्पांस में मेरे पास मुझे इसको पहले तो जेसन में इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ा। सही है, क्योंकि इसने मुझे ऑलरेडी इसको जेसन में कन्वर्ट करके दे दिया। सही है। तो ये मैंने इसको सिर्फ एक, अब इसका रिस्पांस अगर हम चेक करें तो पैच से थोड़ा सा डिफरेंस है इसका जो रिस्पांस दे रहा हूँ। ठीक है। इसमें वो सारी चीजें दे रहा है हमें कि हेडर्स बता रहा है, रिक्वेस्ट बता रहा है, कि जो मेन चीज है हमारे पास डाटा। सही है। अब हमें इसको अगर डाटा चेक करना है तो हमें डॉट डाटा करना पड़ेगा, जबकि वहां पे हम क्या करते थे, सिर्फ जेसन करते थे और सिर्फ एक ही दफा हमें डाटा लिखना पड़ता है, क्योंकि वो एपीआई का डाटा हम लेते थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले हमें जो एक्सियोस से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके डाटा में जाके फिर एपीआई का डिस्ट्रक्चर होगा। सही है। अब हो सकता है एपीआई के डिस्ट्रक्चर में डाटा के बजाय कुछ और हो सकता है। सही है।
कुछ भी कोई भी कीवर्ड हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें जब भी एक जियोस से हम फैच करेंगे तो सिर्फ एक दफा हमें डाटा इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि वो उसके ऑब्जेक्ट में ही डाटा है, सही है, वो कोई भी एपीआई का डाटा है। ओके, तो ये सिंपल वैसे ही काम कर रहा है। अब उसकी वही वर्किंग है, सही है। वो हमारे पास स्टेट आई, स्टेट में मतलब ऑब्जेक्ट पुश हुआ और वो मैप कर दिया उसने, सही है। अब इसको मैं अगर टॉगल करूंगा ये भी उसी तरीके से अपडेट होगा। कोई सवाल है इस हवाले से? इसकी प्रैक्टिस कर लेगा, कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, तो इसको एक्सियोस के साथ एक दफा कर लें तो फिर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में मूव कर देंगे। एक्सियोस बेसिकली एपीआई फैचिंग के लिए यूज होता है। एपीआई के जो मेथड्स होते हैं हमारे पास रेस्ट एपीआई के, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। एपीआई फैचिंग, अच्छा, एपीआई फैचिंग बेसिकली ये है कि आपकी कोई भी एपीआई डाटा रिटर्न करती है, सही है। जैसे ये एक एपीआई है, सही है, तो ये रेडिट की एपीआई है। अब इसका काम क्या है, ये एक डाटा रिटर्न कर रही है मुझे पोस्ट के हवाले से, सही है। तो ये इसको अगर मुझे अपने फ्रंट एंड पे हैंडल करना है तो उसके लिए मुझे हुक्स यूज करने होंगे जावास्क्रिप्ट के, सही है। तो एक तो हमारे पास है कि एपीआई हम फैच यूज कर रहे हैं, सही है। ये इसका ECMAScript का अपना एक कीवर्ड है, सही है, ये अपना मेथड है इसका बिल्ट इन, तो हमने फर्स्ट टाइम वो यूज किया, सही है। लेकिन हमारे पास और भी पैकेजेस मौजूद हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि हमारे अगर कॉम्प्लेक्स उसमें जाए कि यहाँ पे मुझे गेट के बजाय पोस्ट करना पड़ता, सही है, या मुझे इसके साथ इसके हेडर्स में सिक्योरिटी टोकन्स पास करने पड़ता है, तो वहाँ पे हम गेट यूज करना ज्यादा इजी है। नहीं तो मैं उसको इसलिए मैंने एक्सियोस यूज किया, नहीं मतलब एक्सियोस यूज करना इजी है अगर आप उसके हेडर्स में वैल्यू पास कर रहे हैं या आप और ज्यादा उसको कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक्सियोस थोड़ा आपके इजी रहता है और लेस लाइन ऑफ कोड आपको लिखना पड़ता है, सही है। तो एक सिंपल हमने इसमें क्या कि गेट गेट एक मेथड है। मेथड ये क्या करता है कि जो डायरेक्ट जो एपीआई आपको रिटर्न कर रही है वैल्यूज, सही, विदाउट एनी पैरामीटर्स, सही, आप उसे कोई पैरामीटर पास नहीं करने पड़ रहे हैं, आपको सिर्फ लिंक है, उसमें से आपको डाटा रिटर्न आएगा और वो जो रिटर्न आ रहा है डाटा उसको आपने फ्रंट एंड पे हैंडल करना है किसी भी तरीके से। अब आप चाहें तो उसको कार्ड्स में शो करवा दें, सही है, आप लिस्ट में शो करा दें, वो मुख्तलिफ किस्म का डाटा होता है। जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे जितनी भी पोस्ट आ रही होती है वो सारी एक एपीआई से आ रही होती है, गेट एपीआई। वो क्या करती है, आपकी मैप कर देती है आपकी टाइमलाइन पे वो सारी पोस्ट है, सही है। आपके जो जितने भी फ्रेंड लिस्ट है वो एक एपीआई से आ रहे हैं, सही है, और आपकी फ्रेंड्स है वो सारे मैप हो गए आपकी फ्रेंड लिस्ट के अंदर, सही है। तो जब भी फ्रेंड आपके इंक्रीज होते रहेंगे तो वहां पे आपकी फ्रेंड लिस्ट इंक्रीज होती रहेगी, उसकी जो लेंथ है वो आपको बताते रहेगी कि यहाँ पे इसकी लेंथ अब 40 फ्रेंड्स हो गए आपके, 45 हो गए, 50 हो गए। तो वो इस तरीके से इसकी लॉजिक वर्क कर रही होती है, सही है। और ये थोड़ा जूम कर दीजिएगा स्क्रीन को, मेरे पास शायद काफी छोटा नजर आ रहा है। एक वार्निंग दे रहा है वो यूज इफेक्ट को एसिंक करने की, आपके पास आ रही है कंसोल पे? जी, वो जैसे आपने यूज इफेक्ट के को यानी फिर एसिंक यहाँ लगाया, वो कहता है इनसाइड लगाएं एसिंक को, वार्निंग है। आपके कंसोल पे आ रही है जहाँ आपने एनपीएम स्टार्ट किया हुआ है? हाँ, ये भी एक तरीका है इसका, सही है। मैं पूरे यूज इफेक्ट को ही मैं एसिंग कर देता हूँ मोस्टली, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से करें, इसका एक और तरीका है।
सर ये एक एरर आ सही है। वार्निंग, वार्निंग इन्फो इसका ये एक तरीका है कि आप एसिंग के अंदर आप एक इस ओ सॉरी यूज इफेक्ट में ही आप एक एसिंग फंक्शन बना लें, कॉल बैक एसिंग फंक्शन। सही है, आप उसको यूज कर लें, वो खुद ही ऑटो कॉल हो जाए। सही है, बस आप इस तरीके से कर सकते हैं, ये कोई जो उतना आपने मसला नहीं एंड है। में दो दो ब्रैकेट्स लगाई हैं उसे कॉल भी कर दिया साथ ही, है ना? यस, उसी को कॉल कर दिया साथ। अब इससे फायदा बस ये है कि आपको फॉर एग्जांपल यूजर पैक में इसके आगे भी कुछ आपने नॉर्मल प्रोग्रामिंग करनी है जिसमें आपने एसिंक्रोनस यूज नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास पूरा यूजर पैक को ही आपने एसिंग करना है तो ये एक तरीका है। सही है, तो ऐसे भी किया जा सकता है या फिर आप इस तरीके से कर लें, तो कोई इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं आने वाला। ये थोड़ा प्रोमिनेंट वे कि हाँ भाई ये बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप यूजर पैक के अंदर आप एसिंग इस तरीके से बनाएं। सही है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है। मुदस्सिर, वो पोस्ट्स की भी एक वार्निंग देता है कि उसे डिपेंडेंसी अरे में ऐड करें। उसकी क्या वजह है? यानी हमने उसे बाहर डिफाइन किया इसलिए? कहाँ वार्निंग दे रहे हैं यहाँ पे, मेरे पास तो नहीं आ रही। अच्छा, की एक दे रहा है कि की होनी नहीं, चाहिए। ये तो मैपिंग की वजह से आ रही है। हाँ यस, बस उसके अलावा तो और कोई नहीं आ रही। मेरे पास एक क्यों आ रही है फिर? एक सेकंड, पहले मैपिंग को भी हम सही कर दो।
जैसा इसमें जो है डेटा दो दो दफा लिखना पड़ेगा, डॉट डेटा डॉट डेटा। बेसिकली हो ये रहा है कि जो एक्सियोस है ये आपको पूरे ऑब्जेक्ट के साथ एक डाटा देता है जो वो एपीआई का डाटा होता है। आप वहां पे हो ये रहा है कि एक तो ये एक्सियोस का डाटा है, उसके बाद यहाँ से आपकी एपीआई की डिस्ट्रक्चरिंग शुरू होती है। सही है, तो ये तो मेरे पास एक ये एरर दे रहा है, मैं आपको शेयर शेयर करें। कर देता हूँ screen। ये एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है? ये कंसोल में दिखाया एरर क्या आ रहा है? ये यहाँ पे तो आपको ये एरर नहीं, ये अलग मेरा एरर है। ख्याल है चल पड़ेगा, ये ऐसे ही अच्छा यहाँ पे ये इंटेलिजेंस का इशू है। ठीक है। उधर सर मैं वार्निंग दिखाऊं? हाँ जी, वार्निंग दिखाएं। ये वाली एक या सेकेंड। ये फर्स्ट वाली जो है। Use effect has a missing dependency. एक सेकेंड, ये कोड दिखाएगा। अच्छा ये नीचे आएगा थोड़ा सा यूजर पैक के। हाँ ये आपने वो बोला ना, हुक नहीं डाल दिया हुआ आपने, अगर हुक लगाएंगे तो सही नहीं देगा। कहाँ पे? ये यूजर पैक के जो डिपेंडेंसीज में ना हुक, मतलब जो हमने एक स्टेट बनाई हुई है ना टॉगल की, मैंने तो टॉगल लगाया हुआ, जब भी मेरे पास नहीं आ रहा, क्योंकि वो मोस्टली वो यही बोल रहा है कि यार ये यूजर पैक को आप सही से यूटिलाइज नहीं कर रहे बेसिकली। तो वो तो सिर्फ एक अच्छा दफा अच्छा फर्स्ट अच्छा टाइम अच्छा अच्छा रेंडर पे दे देगा सही, लेकिन जो नेक्स्ट यूटिलाइजेशन उसकी वो नहीं हो रही, तो उस पर नॉर्मल वार्निंग देता है सही। अच्छा, यानी सर मैं मुझे भी पोस्ट यहाँ पे लगाऊं। लेकिन अगर आप टॉगल हटा देंगे तो आपको भी आएगा। चेक कर लेता हूँ मैं। वो स्पेसिफिकली पोस्ट्स का दे रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। या तो वो ये कहना है कि आपने या तो डिपेंडेंसीज हटा दें या उसमें कुछ डाल दें, तो लेकिन मुझे दोबारा शक है दिखाएगा कि एरर, उसमें। एरर दोबारा दिखाएगा, वो अच्छा वार्निंग एक दोबारा मिनट, दिखाएगा। अब मैंने चलो सेव कर दिया, मैं दोबारा सेव करता हूँ। अच्छा लेकिन हैज अ मिसिंग डिपेंडेंसी पोस्ट्स, either include it or remove the dependency array. ओके, लाइन नंबर 28, 28 पे जाए, लाइन नंबर 28 पे गया है। ओके, वैसे मैंने हटा तो दिया था, तब भी मेरे पास वार्निंग नहीं आई है। मतलब पोस्ट जो था वो मैंने हटा दिया था, लेकिन तब भी मेरे पास सही वार्निंग तो नहीं दी उसने। अच्छा, तो ये कोई रिएक्ट वर्जन का मसला होगा या क्या होगा, पता नहीं, आई डोंट नो। नॉर्मल वार्निंग है इससे। वैसे इसको गूगल पे लिख के उसे सर्च कर लेंगे, आपको एक्स्ट्रा देखना है। वैसे मैंने अभी आज तक इतनी कुछ खास देखा नहीं वार्निंग्स को। चलें ठीक, थैंक यू। ओके।
और किसने कर लिया है? स्क्रीन शेयर करें। चलो मैं अच्छा मुदस्सिर भाई, हम आधे घंटे में कॉन्टैक्ट एपीआई पे पहुंच सकते हैं? यस, कॉन्टेक्स्ट एपीआई काफी तक तो कवर हो सकती है। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं एटलीस्ट कॉन्टैक्ट एपीआई तक पहुंचना था, बट चलो फिर हमारी एक और क्लास जो है वो एडेड हो जाएगी। ऑलरेडी हम 2 क्लास पीछे चल रहे हैं। ओके ओके, मैं इसको कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे आया था। यार हो गया, स्टार्ट करें अब नेक्स्ट। एक सेकेंड में स्टार्ट करूँ। एक सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सर रिएक्ट को पढ़ने के लिए कोई लिंक है या कोई बुक है जिसको फॉलो करना है? बुक तो अभी तक वैसे मेरा पर्सनली कोई प्रेफरेंस तो नहीं है। हाँ लेकिन देख लेंगे कुछ मैं आपसे आर्टिकल्स या कोर्सेज वैसे शेयर कर सकता हूँ, लेकिन अगर आप इसको सिंपल फॉलो करें, बूट कैम्प को फॉलो करें तो ये काफी तक कवर हो जाएगा। सही है। जो एग्जाम आएगा, क्विज आएगा, वो उसमें थ्योरेटिकल भी होगा, ये प्रैक्टिस करके दिखाने है? क्योंकि वो जो थ्योरेटिकल ज्यादातर बुक्स आती है या वो आपका क्या नाम है, फिर इसमें दोनों चीजें इंक्लूडेड होंगी। अच्छा यहाँ पे अब हमें कॉन्टेक्स्ट में बेसिकली होता है ये कि हमें स्टेट पास करनी पड़ती है। सही है। अगर मैं अभी कॉम्पोनेंट बनाता हूँ child.js, सही है। इंडेक्स उधर नहीं है उसके पास। यहाँ पे मैंने क्या किया सिंपल कि एक कंपोनेंट बनाया है चाइल्ड का। सही है। अब मैंने उसमें क्या किया, वैल्यू मैंने पास करवा दी। सही है। अब पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे ऑलरेडी डिफ बना तो उस डिफ में हम रेंडरिंग कर रहे थे, लेकिन रिएक्ट जो है वो कंपोनेंट स्ट्रक्चर पर वर्क करती है। सही है। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये किया कि इसको कंपोनेंट बेस पे ले गए कि अब एक हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट मौजूद है। सही है। उस वो चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास मैप हो रहा है। सही है। अब वो जो चाइल्ड कंपोनेंट अब हमारे पास मैप हो रहा है, तो वो जो भी इसको चाइल्ड कंपोनेंट में डाटा आता है, सही, वो री रेंडर होता रहता है। सही है।
तो इससे फायदा क्या हुआ कि आपके पास एक तो आपने वैल्यू प्रॉप्स करवाई, सही है, ये वैल्यू इसमें कंपोनेंट पास करना प्रॉप्स कहलाता है, सही है। लेकिन अगर कोई और कंपोनेंट मौजूद है मेरे पास, कोई एक और कंपोनेंट में वैल्यू पास करवाना चाह रहा हूँ जो अलग फोल्डर में मौजूद है, मैं उसको मैप भी नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ पूरी की पूरी एरे पास हो जाए, सही है। एक तो मेरे पास तरीका प्रॉप हो जाए, लेकिन दूसरा मेरे पास तरीका ये आता है कि अगर मुझे स्टेट उसमें ट्रांसफर करनी है तो मैं उसमें कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज कर सकता हूँ, सही है। यहाँ तक बात समझ में आई? चल हम एक फोल्डर अच्छा, हमारे पास रिएक्ट की और भी मौजूद है जिसमें से हम क्रिएट कॉन्टेक्स्ट हो गया, सही है, और यूज रेड्यूसर, रेड्यूसर में हम अपना फंक्शन रखेंगे, तो ये जो हमारे पास स्टेट फंक्शन होंगे, और क्या कहते हैं उसे यूज कॉन्टेक्स्ट, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट बनेगा हम उस पर, ये हमारे पास 4 हुक्स हमने अभी इंपोर्ट किए, तो ये यहाँ पे हम एक इनिशियल स्टेट बनाते हैं। इनिशियल स्टेट में हम रख देते हैं अब ये तो हमारे पास एक सिंपल स्टेट आ गई, सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास इसमें फंक्शन से मैं इसको अपडेट कर सकूँ, क्योंकि ये जो स्टेट है ये अपडेट होने के लिए मुझे कुछ ना कुछ इसका हैंडलर भी चाहिए, सही है। तो वो अब हम इसके हैंडलर पे आते हैं, हैंडलर हमें क्या करना है, हैंडलर में हमारे पास एक्शन होगा, सही है, और हमारे पास के रेड्यूसर होगा, सही है। रेड्यूसर स्विच केसेस के बारे में किसी को पता है? स्विच केसेस क्या होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं? सर ये रिड्यूसर क्या होता है? रेड्यूसर आपके जो भी स्टेट्स होंगी उसको अपडेट करवा रहा है, सही है। अभी हम इस पे वर्क करते सर हैं, लेकिन अभी कोई अपडेट किस बता सेंस में? अपडेट इस सेंस में कि आपकी फॉर एग्जांपल मैंने अभी पोस्ट की जो मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रखी है, मतलब इनिशियल स्टेट जो रखी है वो रखी है मैंने नल, तो ये अब इस नल में मैं चाह रहा हूँ जब मेरे पास एपीआई से डाटा फैच हो तो वो मेरे पास स्टेट में आ जाए, सही है। तो डिफॉल्ट मेरे पास नल है, सही है। अब मैं उसको अपडेट करवाने के लिए मुझे पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सही है। उस सिस्टम का एक पार्ट है रेड्यूसर। रेड्यूसर क्या करेगा, उस स्टेट को लेगा और न्यू जो स्टेट आ रही है उससे उसको अपडेट कर देगा, सही। सर तो हर दफा न्यू स्टेट हमें रीडिफाइन करनी पड़ेगी? जितनी आपके पास स्टेट होंगी उतनी दफा रीडिफाइन करनी पड़ेगी। एक दफा अगर आपके पास स्ट्रक्चर बन गया उसको मल्टीपल टाइम्स अपडेट करवा सकते हैं, सही। अच्छा, स्विच केस लेते हैं हम, हाँ स्विच। सर अगर नल हम क्यों यूज करेंगे? मतलब अगर हमें डिफाइन करनी है तो वहां से उठा के मतलब लिख देंगे या कुछ कोड के अंदर नल क्यों यूज करेंगे? आप उसकी नल की जगह आप अनडिफाइन रख सकती हैं इसे, सही। लेकिन जो इनिशियल स्टेट है, क्योंकि मेरे पास ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा ना इसमें, अभी मेरे पास में एपीआई से डाटा फैच नहीं हुआ, सही है।
तो मैंने इसको रखा भी नल इसलिए रखा मैंने कि मेरे पास ये डायनेमिक है कि अभी फॉर एग्जांपल आपने एक कंपोनेंट से इसको अपडेट किया इस एपीआई से, और आप इसको चाह रहे थे कि कोई आपका ऐसा प्रोसेस था कि ये दोबारा से स्टेट अपडेट हो, सही है, तो वो क्या होगा, जो पुरानी ओल्ड स्टेट थी उसको ओवरराइड करके न्यू स्टेट अपडेट कर देगा, सही है। तो वो नल जो है वो इनिशियल है, लेकिन ये ओवरराइड हो जाएगी जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा अभी रिड्यूसर और एक्शन के जरिए, सही है। तो सर ये बेसिकली आपने अपनी एपीआई बनाई है, ऐसे खेलें इसको, मतलब अपनी स्टेट बनाइए, जिस अपनी स्टेट state। में अभी फिलहाल एक प्रॉपर्टी है पोस्ट की, उसमें हमें अगर हाँ सही वक्त है, के साथ साथ जरूरत पड़ेगी हम उसमें मजीद एंट्री करते, मजीद प्रॉपर्टीज ऐड करते रहेंगे वहाँ। सही, ठीक है, उसको चेंज भी कर सकते हैं हम इस कॉन्टेस्ट के थ्रू। और वैल्यू तो अपडेट कर ही सकते हैं, बट इट्स लाइक कि आपने अपना ऑब्जेक्ट बना दिया है, उसका नाम जैसे मुदस्सर ने इनिशियल स्टेट रखा है, वो एक हमारी स्टेट है। आप लेट से आपने कोई स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप नेम एड्रेस वगैरह इस तरह की चीजें हो सकती हैं, कुछ भी। तो ये एक इसमें ऑब्जेक्ट बनाया है जो फिलहाल हमें पोस्ट चाहिए उसके अंदर, और उसकी इनिशियल वैल्यू नल सेट करा दी। इसकी जगह एपीआई भी रख सकते हैं हम? कुछ भी रख दें इसको, नहीं, एपीआई फेच तो नहीं कर सकते ना इसके अंदर सर? नहीं नहीं, अभी तो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि उसके प्रॉपर्टीज बना, जैसे हम क्लास बनाते हैं या कुछ बनते हैं कि उसकी अच्छा उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। अब इसके अंदर पोस्ट होगी, पोस्ट है उसका नाम, विच इज ठीक। हमारे कॉन्टेक्स्ट में, कॉन्टेक्स्ट मतलब कि जो हमारी एग्जांपल में पोस्ट की एक हम पोस्ट दिखा रहे हैं ना रेडिट से, इसलिए उसका नाम पोस्ट रख दिया। सिंपली जो ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं वही बनाए। जी जी Yes. बिल्कुल सिंपल ऑब्जेक्ट। थैंक यू। सर स्टेट और पोस्ट के अंदर डिफरेंस क्या है? स्टेट एक ट्रांजिशन है, इसमें सारे वेरिएबल्स हैं, और पोस्ट क्या है? स्टेट इसकी जी ओल्ड मुदस्सिर स्टेट है, प्लीज। सही जी। ये हमारे पास की जो ऑलरेडी स्टेट की वैल्यू थी हमने बोला वो रखे, और इसको न्यू जो पोस्ट जो हमारे पास, ये हमारे पास ये हमने बनाई है स्टेट, सही है, एक न्यू हमने स्टेट बनाई, ये उससे उसको पेलोड से अपडेट कर देगा, सही है। कोई क्वेश्चन? तो इसको बेसिकली ये समझ लें कि एक स्टेट थी, सही है, मैंने इसको एग्जांपल ले रहा हूँ, एबीसी इसकी एक वैल्यू थी, सही है। तो यहाँ पे हमने बोला कि यार ये एबीसी इसमें वैल्यू पड़ी है वो देख लो, सही है, उसके बाद जो वैल्यू आए उसको रिप्लेस कर देना, सही है। तो ये इसमें अपडेट कर देगा, सही। अब मैं चाहूँ तो इसको अलग तरीके से भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मेरे पास एपीआई से मैं फोन पूरा एक ही डाटा उठा रहा हूँ, तो मैंने इसको सिर्फ सिंपल बोला कि भाई ओल्ड स्टेट लो और उसमें इसको रिप्लेस कर दो, सही। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? या हम ओके, इसे हम यूं कह लें कि ये स्प्रेड ऑपरेटर कहलाता है। ये स्प्रेड हाँ, ऑपरेटर स्प्रेड क्या करता ऑपरेटर। है, हाँ, कि ये यस। आपकी सारी स्टेट उसी तरह रखता है, पहले उठा लेता है, उसके बाद आपने जितनी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है उनको चेंज कर देता है, बाकियों को नहीं यानी हिलाता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। ये मतलब है सिर्फ इसका कि बाकी सारी स्टेट उठा लो और उसके बाद जो लाइंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं सिर्फ उनको अपडेट कर दो, बाकी उसी इस तरह हमारा डेटा, यानी ये नहीं होता कि सारी इनिशियल वैल्यूज पे चली जाएंगी। वहां पे जो स्टेट है, अगर हमारे 10 प्रॉपर्टीज थी, हमने सिर्फ एक चेंज करानी है, तो हम कहते हैं बाकी 9 की 9 वैसे ही रहे, सिर्फ ये 10वीं को अपडेट कर। अच्छा, यहाँ पे मैंने सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, सही, अपडेट पोस्ट का, सही। उसमें हो ये रहा है कि मैंने बोला कि यार ये टाइप है, सही है, जो हमने रेड्यूसर में बताई कि ये अपडेट पोस्ट इसकी टाइप है, ये स्विच केस क्या करेगा, इससे मैच करेगा। अभी हो सकता है यहाँ पे मल्टीपल केसेस हो, सही है, ऐसे ही मैं इसको दिखा देता हूँ। सही है, तो ये इससे मैच करेगा कि कौन सा केस इससे मैच किया। फॉर एग्जाम्पल अपडेट पोस्ट किया तो वो उसकी जो लॉजिक है वो इम्प्लीमेंट कर देगा। यहाँ तो कोई सवाल? कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, या आप आगे चलें? ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके।
इसलिए मुझे दे क्यों नहीं रहा है यहाँ पे? वाई मैं ना इसी को कॉपी करते हैं। कैपिटल ए का फर्क क्या है? नहीं ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, सिर्फ सिंपल जो मेरे पास मौजूद है क्या कहते हैं रेड्यूसर, मैंने उसको इंपोर्ट कर लिया। तो ये अब मैं यहाँ पे जो है अच्छा अब रेड्यूसर रखूंगा। इसे रिटर्न करवा देते हैं।